बस दर्पण को कोई जरूरी राज पता चल गया है। जब वह तुम पर खुलेगा तब तुम्हें पता चल जाएगा कि वह तुमसे क्यों जल रही थी। उसने बड़ी उदासी से अपने बालों में हाथ फेरा और लंबे लंबे टेक भरता वहां से उसके तरफ देखे बिना चला गया। अब भला यह क्या बात हुई? वह मानवी की बात के पीछे को पहचान गई, इसलिए उसके होंठ खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढलने लगे। आज विदाई का दिन था। सारे लोग तैयार होकर नीचे हॉल में जमा हो गए, क्योंकि हवेली के बाहर काफी अच्छा कुछ इंतजाम किया गया था। बहुत खूबसूरत सजावट की गई थी। लग ही नहीं रहा था कि हवेली के अंदर यह सजावट की गई है। सजावट देखकर किसी 5 स्टार होटल लगता था। वह डार्क ब्लू कलर के ग्रीन गाउन पहने किसी परी से कम नहीं लग रही थी। बहुत प्यारी लग रही थी। दीदी आप अक्षरा ने उसकी बड़ी तारीफ की तो वह अन्या ने भी कहा तुम बहुत खूबसूरत हो। मानवी तुम्हें देखकर तो कोई भी अपना दिल हार बैठेगा। दुल्हन बनी दीपाली ने उसकी तारीफ की थी। वह थोड़ी शर्मा सी गई थी। मुझे भी यहाँ बहुत मजा आ रहा है। मैं समझी थी कि गांव की शादी इतनी दिलचस्प नहीं होती, लेकिन पिछले 1 हफ्ता से अपनी जिंदगी में जितना मुस्कुराई हूँ, शायद ही कभी इतना हंसी होंगी। तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सब लोग बहुत अच्छे हो। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा कि यहाँ से जाऊं। अगले दिन उसे अपने घर जाना था, इसलिए वह कहने लगी, लड़कियों आ जाओ, बारात आ गई है। बारात आने का शोर मचा तो वह सारे उठकर वहां से जाने लगी, लेकिन मानवी वहीं पास बैठी रही। मदन नजर नहीं आ रहे। दीपाली ने मानवी से पूछा तो उसने कंधे उचकाए, जबकि सच तो यह थी कि उसकी भी खोजती निगाहें उसे ढूंढ रही थी। इससे पहले कि वह उसे और ज्यादा ढूंढती, सामने उसे अपनी तरफ आता दिखाई दिया। उसने खुद ब खुद अपनी नजरें झुका ली। वह काले कलर की 3 पीस सूट में काफी हैंडसम लग रहा था। भैया मदन ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया तो उसने उसका माथा चूम लिया। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। बड़े भाई को उसने बहुत प्यार से आशीर्वाद दिए। दीपाली ने उसे बेकाबू होकर छेड़ा। अब आप हमें भी मौका दे देना कि मेरी शादी के बाद आपको भी ऐसी आशीर्वाद दी जाए। उसने मानवी के सामने मदन को कहा तो उसका दिल एकदम से जोर से धड़का और वह अपना दिल पकड़ कर रह गई। हाँ, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। अगर कोई दिल से राजी हो जाए तो मदन ने छुपती नजरों में मालवी की तरफ देखकर कहा तो उसे ठंडे पसीने आने लगे। मैं जरा अक्षरा को देखूं, पता नहीं कहाँ रह गई है। इससे पहले कि मदन उसे अपनी नजरों के रास्ते में दिल में उतारता वहां से खड़ी हो गई और अक्षरा की तलाश में नजरें दौड़ाने लगी। वहां से हटने का बहुत अच्छा रास्ता चुना है। उसके बराबर में आकर खड़ा हो गया और धीरे से उसके कान में कहा, क्या मतलब है? अनजान मत बनो, तुम अच्छी तरह से समझ गई हो। मुझे जवाब चाहिए। वैसे भी कल तुमने चले जाना है, तुम्हारे पास वक्त कम है। मदन ने एकदम से उसे हैरान कर दिया। वह जल्दी से नजरें झुका गई। मदन आओ ना, चलो बारात के पास। तुम क्यों इतनी बोरिंग हो गए हो? हर चीज से अलग अलग रहने लगे हो। दर्पण ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बारात की तरफ जाने का इशारा किया, तो वह जाते जाते पलटकर मानवी को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया। अब चलो भी। दर्पण ने उसे खींचकर मानवी की नजर से हटाया तो एकदम से मानवी को ऐसा लगा जैसे यहाँ सब कुछ धुंधला हो गया हो। यह मुझे क्या हो रहा है? मेरा दिल क्यों इतना उदास हो रहा है? मदन पास होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया रंगीन हो गई हो, और वह दूर चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हर तरफ अंधेरा छा गया है। यह सब कुछ क्या हो रहा है? क्या यह मोहब्बत तो नहीं? वे वही पास रखे कुर्सी पर बैठकर उदासी से सोचने लगी, नहीं, यह मेरी मंजिल नहीं है। मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो फिर मैं यहाँ दिल क्यों लगाऊं? एक झटके से वह खड़ी हुई और उसने अपने दिल को समझा लिया, लेकिन दिल कहाँ मानता है। वह तो जिद्दी है, अड़ जाता है तो फिर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शादी के हंगामों में रात बीत गई। दीपाली की विदाई हो गई। वह अपने घर को चली गई और सारे लोग थके हारे अपने कमरों में जाकर आराम करने लगे। सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उनमें से एक मानवी थी और जो बार बार बिस्तर पर अब करवटें बदल रही थी।
दूसरा मदन था जो मानवी के कमरे के बिल्कुल सामने वाले कमरे में खिड़की पर खड़ा उसके बंद खिड़की को देखकर कुछ सोचने लगा। उसे 2 दिन पहले ही अपनी माँ की बात याद आई। जब उसकी माँ ने उसे बुलाकर उसके सामने यह बात कही तो पहले तो वह खूब हैरान हुआ, फिर अब गंभीरता से उनकी बातों के बारे में सोचने लगा था। बेटा, दीपाली तुम्हारी बड़ी बहन है, उसकी शादी है, उसके बाद फिलहाल तुम्हारी शादी करनी है। तुम्हारे सामने 2 लड़कियां हैं, एक मानवी है जो तुम्हारे विदेश में रह रही मेरी सहेली की बेटी मानवी, और दूसरी दर्पण है जो पड़ोसन की लड़की है। उसके माता पिता चाहते हैं तुम्हारी शादी दर्पण से हो। अब 2 लड़कियां तुम्हारे सामने हैं, तुम्हें इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है। अब फैसला तुम्हारा है। दीपाली की शादी के बाद मैं तुमसे जवाब चाहूंगी। तुम्हें जो पसंद हो मुझे बता देना, मैं उसी से तुम्हारा रिश्ता तय कर दूंगी। अगर तुम्हें कोई और भी पसंद है तो भी बता सकते हो, और इस बात को भी फिलहाल खुद तक ही रखना। लेकिन हाँ, शादी के बाद मुझे जवाब जरूर चाहिए। अगर तुमने मुझे जवाब ना दिया तो फिर मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। मदन को एकदम से अपनी माँ की याद आई तो वह कुछ मुस्कुरा दिया। शादी से पहले तो मुझे नहीं पता था कभी किसी से इतनी मोहब्बत कर पाऊंगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसके बगैर मुझे सांस भी नहीं आ रहा। भला इतने दिनों में यह मुझे क्या हो गया है? खुद से बात करते हुए वहां से खड़ा हो गया। वह चांद को देखकर कह रहा था। उसे लगा कोई उसके बराबर में आकर खड़ा हो गया है। क्या देख रहे हो मदन भाई? तुम्हारा चांद तो सामने मौजूद कमरे में सो रहा है। अब भला कौन से चांद से बात कर रहे हैं? हरी ने एकदम से अपनी एंट्री मारी तो मदन की मुस्कुराहट सिमट गई। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो? अपने सीने पर बाजू लपेटकर उसे घूरा। आप पहले तो इस तरह गुस्से से मुझे घूरना बंद कर दो। मुझे तो लगा था कि आप दीपाली दीदी के विदाई की याद में देर रात तक जाग रहे हैं। बड़ी बहन जो थी विदाई हो गई तो उसकी याद आ रही है, लेकिन यहाँ तो समस्या कुछ और ही नजर आ रही है। वह उसे छेड़ता मुस्कुराते हुए उसने मदन की तरफ देखा तो उसका कान पकड़कर खींचने लगा। खबरदार, किसी को कुछ भी कहा तो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? ओके मेरा गुस्सैल भाई, लेकिन वैसे क्या हुआ है? हरी ने मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ते हुए उसे देखा तो मदन का माथा टनका था। इस घर में तुमसे ज्यादा बड़ी फिल्म कोई और मौजूद नहीं। देखा, मान लिया ना? फिर मैं एक कॉमेडियन हूं ना? मदन ने एकदम से उसकी नकल उतारी तो वह अपना छोटा सा मुंह लेकर चला गया। फिर उन दोनों के ठहाके एक साथ तेज हुई। अगली सुबह वह जैसे ही नाश्ते की मेज पर पहुंचा तो उसकी नजरें हरी पर पड़ी। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? मदन ने उससे पूछा और फिर सामने की तरफ देखा। उसे मान भी कहीं नजर नहीं आई। वहां अक्षरा और कनक एक साथ बैठी अपनी बातों में बिजी थी। तुझे तो तेरे हॉस्टल वालों ने याद कर लिया है, कहते हैं हरी जल्दी से आ जाओ, तुम्हें वह बहुत याद कर रहे हैं। वैसे आप ज्यादा खुशियां ना मनाओ, एक ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके मुंह पर भी मेरी तरह 12 बज जाएंगे। अच्छा, ऐसी भी क्या बात है? उसने जलेबी का एक टुकड़ा मुंह पर रखते हुए हरी से पूछा। तो हरी ने उसके कान के पास जाकर धीरे से वह खबर सुनाई कि मानवी आज सुबह ही 8 बजे अपने घर को चली गई है। यह खबर सुनते मदन को एकदम हिचकी सी लग गई। बस अब इतना ज्यादा मजनू बनने की कोशिश मत करो, यहाँ सबको पता चल जाएगा। लेकिन मदन के तो होश ही उड़कर रह गए थे। अचानक क्यों चली गई? उसने पानी पीने के बाद ही हरी से पूछ लिया। उसके चेहरे पर एकदम से 12 बजे थे। कोई बात नहीं, वापस भी आ जाएंगी। फिक्र किस बात की है? हरी ने लापरवाही से कहकर सारा ध्यान नाश्ते पर मोड़ दिया। बेटा, नाश्ता करके जाओ, अभी तो आए हो और अभी जा रहे हो, कमजोर हो जाओगे। बिल्कुल अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। माँ ने अपने इकलौते सपूत को यूं जाते देखा तो जल्दी से टोका था, लेकिन वह कुर्सी खींचकर खड़ा हो गया था और जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। जाने दीजिए माँ, अब जब तक उनके दिल से रोग नहीं हटेगा यह ऐसे ही रहेंगे। तुम चुप करोगे या नहीं?
मदन ने आगे बढ़कर उसके कान में कुछ धीरे से कहते एकदम से अपना पाँव उसके पाँव पर मारा तो वह बिलबिला उठा था। अच्छा, आइंदा के लिए मैं अपनी जुबान सी दूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा। हरी ने मुंह बना लिया। मदन, बहुत परेशान लग रहे हो, कारोबार में कोई समस्या है क्या? माँ ने उसे परेशान देखा तो जल्दी से उसके पीछे चली आई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा सर में दर्द है, उसने कहकर अपनी माँ को थोड़ी देर के लिए टालना चाहा। सच में ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने जाते जाते एक बार फिर से मुड़कर अपने बेटे से पूछा तो उसने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हुए ना में सिर हिलाया। बात सुनिए मम्मी। इससे पहले कि उसकी मम्मी कमरे से निकलती, उसने अपनी माँ से बात की और बात यह थी कि आंटी इतनी जल्दी क्यों चली गई। ना चाहते हुए भी वह उनसे पूछने लगा, बेटा तुम्हारे अंकल जी की तबीयत खराब थी तो उन्होंने जल्दी से उन्हें आने को कहा। हम सबको भी उनके घर जाना चाहिए, उनकी तबीयत पूछनी चाहिए, लेकिन यहाँ शादी का हंगामा खड़ा है। वैसे भी आज तुम्हारी बहन आने वाली है, इसलिए हमने सोचा इस हफ्ते बाद जाकर उन्हें देख लेंगे। माँ ने सारी बात बताई तो उसने एकदम से अपनी माँ से अपने जगदीश अंकल के नंबर ले लिए। आप मुझे नंबर दे दो, मैं उनसे फोन पर ही तबीयत का पूछ लूंगा। उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि हम में से कोई उनकी तबीयत तक नहीं पूछ सका। मदन ने एकदम से कहा तो माँ ने उसे अपना मोबाइल दे दिया। हेलो, नंबर मिलाते हुए उसने जैसे ही हेलो कहा तो उसकी धड़कनें एकदम से जैसे रुक सी गई। नमस्ते, सामने से मानवी की आवाज सुनाई दी। नमस्ते अंकल जी, तबीयत कैसी है? उसने बगैर कोई और बात पूछे जल्दी से अंकल जी की तबीयत पूछनी चाहिए। इस वक्त सो रहे हैं, उनका मोबाइल मेरे पास ही है, उसने उदास शब्दों में उससे कहा और फिर काफी देर तक उन दोनों के बीच चुप्पी छाई रही। तुम इस तरह अचानक चली गई और मुझसे मिली भी नहीं और ना मेरी बात का जवाब दिया। मानवी ने अब तक फोन नहीं काटा था। उसने ना चाहते हुए भी उससे शिकायत कर डाला था। आपने जो भी कहा उस सवाल के जवाब मेरे पास नहीं है। मेरा और आपका मिलन ना होने के बराबर है और यह बहुत उलझा हुआ सवाल है, इसलिए आपके सवाल को अधूरा छोड़कर यहाँ आई हूँ। कहते के साथ ही उसने नम आवाज के साथ फोन बंद कर दिया और मदन काफी देर तक हैरानी से अपने हाथ में थामे उस फोन को देखता रह गया। जिस चीज को हम खुद के लिए कठिन बना ले, वह हमारे लिए कभी आसान नहीं होती। शायद तुम्हारी नियत में खोट है मानवी, तभी तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहती हो। लेकिन अब तुम भी देखना कि मदन को ना कहना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। उसने एकदम से अपना फोन अपने बेड पर उछाल दिया और धम से पलंग पर लेटकर ऊपर छत को घूरने लगा। उसका दिल एकदम से खाली हो गया। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा, जैसे किसी ने उसे ठुकराकर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा हो। इसका अंजाम जरूर भुगतोगी। आज तक किसी ने मदन तिवारी को ना नहीं कहा और तुमने उसे ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की है। मैंने आज तक अपने जज्बातों को खोलकर नहीं दिखाई। तुम्हें देखकर पहली नजर में ऐसा लगा जैसे तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। तुम्हारे दिल में भी बराबर की आग लगी है, लेकिन न जाने किस वजह से तुम मुझे ठुकरा रही हो। यह मेरी समझ से बाहर है, मगर अब तुम देखना मदन तुमसे इस बात का कैसा बदला लेता है। उसकी आंखों में एक अजीब आग उठी थी। क्या बात है बेटा, इतने दिनों से नोट कर रही हूँ। जब से गांव से वापस आई हो बिल्कुल गुमसुम सी रहने लगी हो, बात तक नहीं करती, वरना तुम बहुत हंसमुख लड़की हुआ करती थी। आखिर हुआ क्या है? सरिता देवी ने जब छत पर अपनी बेटी मानवी को आसमान को तकते हुए देखा तो एकदम से जैसे पूछ बैठी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे भला क्या हुआ है? उसने एकदम से अपनी आंखों के कोनों को साफ किया और जल्दी से मुड़कर अपनी माँ की तरफ देखा। बिल्कुल ऐसा ही है, तुम चाहे लाख मना करो, लेकिन मुझे साफ नजर आ रहा है। अच्छा, तो क्या नजर आ रहा है आपको? उसने आगे बढ़कर अपनी माँ के गले में बाहें डाले तो उन्होंने उसे एकदम से खींचकर अपनी नजरों के सामने किया। क्या चाहिए? कब से तुम्हें देख रही हूँ। तुम हमेशा गर्म चाय पीती थी, लेकिन अब तुम्हारी चाय बिल्कुल ठंडी हो जाती है।
बिल्कुल बर्फ। लेकिन तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। क्या हुआ मुझे नहीं बताओगी? उसकी माँ ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, लेकिन उसे तो बस यूं ही झुठलाना था। ऐसी कोई बात नहीं, आप बस फालतू ही परेशान हो रही हो। पापा के बारे में परेशान हूँ, दिन अब दिन कमजोर हो रहे हैं। उसने परेशानी से कहा तो सरिता देवी ने उसे हौसला दिया। बेटा, हमारे जाने के बाद तुम्हारे पापा ने अच्छी खासी परहेज की ऐसी तैसी की है। उसी की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई है। अब वह बिल्कुल ठीक है। इससे पहले कि वह और ज्यादा उनसे कुछ कहती, उसी बीच उनका फोन बजा तो वह उसकी तरफ ध्यान देने लगी थी। साधना, मेरी सहेली, कैसी हो आप? क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? सब ठीक है ना? एकदम से सरिता देवी ने कहा तो उसके कान भी खड़े हो गए। गांव के हवेली से फोन था। साधना देवी का नाम सुनते ही अपने कान खड़े करती उसने इशारे से अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने उसे चुप रहने का इशारा किया। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम आ रहे हैं। हम बस कल ही सुबह निकलते हैं। अभी तो रात काफी हो रही है, इस वक्त निकलना थोड़ा मुश्किल है। हम सुबह जल्दी पहुंच जाएंगे। फोन बंद करके मानवी की तरफ देखा तो उसने आईब्रो उचकर उनसे पूछा, बेटा, तुम्हारी नानी आंटी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। तुम्हें याद कर रही है, तुम्हारे पिता को भी याद कर रही है। कह रही है गांव में एक बार मिलने आ जाओ। माँ, हम अभी 2 हफ्ते पहले ही तो गांव से आए थे और अब फिर से जाना अच्छा नहीं लगता। उसने एकदम से मना कर दिया और मुंह फेर गई। मदन से एक बार फिर से उसका सामना करने के लिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। फिर 2 हफ्ते की छुट्टी के बाद एक बार फिर से दुश्मन जान को देखना किसी दर्द से कम नहीं था। उसकी बोलती आंखें उसे हमेशा परेशान करती थी। अब 2 हफ्ते की चुप्पी के बाद उसे देखना नहीं चाहती थी। वह बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी नानी आंटी ने तुम्हें इतना मान सम्मान दिया, इतनी मोहब्बत दी। वहाँ के हर आदमी ने हमें इतना प्यार दिया। अब जब उन्हें हमारी जरूरत है तो तुम क्यों कह रही हो नहीं जाना? अभी उनकी शादी के हंगामों को सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और नानी आंटी की तबीयत खराब होना कोई अच्छी बात नहीं। हमें जल्दी से वहाँ जाना चाहिए। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अब तो तुम वहाँ रहकर आई हो, तुम्हें अंदाजा हो गया है। वह लोग बिल्कुल भी जाहिल लोग नहीं हैं और बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। तो फिर तुम्हें समस्या किस बात की हुई है? सरिता देवी का पारा हाई देखते उसने जल्दी से हामी भर ली और कमरे में जाकर अपना बैग तैयार करने लगी। लेकिन उसका दिल खून के आंसू रोने लगा। उसने न जाने क्यों मदन को ठीक से जवाब ना दिया और अब उसका सामना करने का सोचते ही उसे बहुत घबराहट होने लगी थी। नमस्ते नानी आंटी, कैसी है आप? आप प्लीज अपना ध्यान रखिए ना, देखिए कितनी कमजोर हो गई है। दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते उसकी नजर जैसे ही सामने पड़ी तो वह दुश्मन जान उसे ही देख रहा था। उसने एकदम से नजरें फेर ली और नानी आंटी से गले लगकर कहने लगी। उस बीच उसने बिल्कुल अनजान महसूस करते वहां से उठ खड़ा हुआ, अपने कमरे से बाहर चला गया। यह बात मानवी ने बुरी तरह महसूस की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस साधना देवी ने तुम लोगों को फालतू में परेशान कर दिया। उन्होंने मोहब्बत से उसका माथा चूमा, उसे आराम करने की सलाह दी तो वह अपने कमरे में चली आई जो हवेली में उन लोगों के लिए एक खास जगह थी। शाम को वह सोकर उठी थी। उसे पता चला कि हवेली में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। नौकर से पूछा तो पता चला सारे हवेली वाले खेतों की तरफ घूमने गए हैं और दोपहर हो गया। किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं। उसने दिल ही दिल में सोचा, अच्छा खेतों में कौन कौन गया है और मुझे किसी ने नहीं जगाया। आप सो रही थी, मदद साहब ने मना कर दिया। कहने लगे हम लोग काफी है। उन्हें वैसे भी खेतों में जाने का बिल्कुल भी शौक नहीं, इसलिए सारे घर वाले चले गए और हाँ, उनके साथ दर्पण भी गई है। वैसे वह नहीं जाती लेकिन मदन साहब बेहद कहने पर वह भी चली गई। नौकरानी की जुबान से यह सुनते ही उसकी आंखें पानियों से भरने लगी। तो यह थी आपकी मोहब्बत, बस कुछ कदम की साथ थी और बस फिर किसी और की तलाश में रोते हुए भागकर अपने कमरे में आई थी कि उसे हवेली के बाहर से बातों की आवाज सुनाई दी। अरे मानवी बेटा, तुम भी चलती ना, हमें तो बहुत मजा आया।
नानी आंटी ने उसे अपने पास बुलाकर कहा तो उसका दिल चाहा कि वह उनसे लिपट कर रोने लगे। बस ऐसे ही नानी आंटी दिल नहीं किया। उसने सर झुकाकर अपनी उंगलियां चटकानी शुरू कर दी। दर्पण, अब तुम्हारे पैरों का दर्द कैसा है? मदन की मोहब्बत भरी आवाज पर उसने सर उठाकर देखा तो उसके तन बदन में आग जल उठी थी। ठीक है, तुमने जो दवाई दी थी उस वक्त खेतों में तो आराम सा आ गया। दर्पण ने मुस्कुराती हुई मानवी पर एक नजर डाली और दूसरी नजर मदन पर डालकर मुस्कुरा दी। वैसे आंटी आप आई है तो एक और काम निपटाती जाना, बल्कि आपको आना ही है। मदन ने दिलचस्पी से मालवी को अपनी नजरों के घेरे में लेते हुए अपनी कमर सोफे पर टिकाते कहा और एक अदा से बालों में हाथ फेरता बोला, क्या मतलब बेटा, कौन सा काम निपटाना बाकी रह गया? सरिता देवी ने बड़ी दिलचस्पी से उससे पूछा। अरे आंटी, बहुत बड़ा सरप्राइज है। दीपाली के देवर की शादी है और हम सभी उस शादी में इनवाइटेड है। कल शाम को आपको भी दावत दे रहे हैं। और कनखियों से मानवी की तरफ देखा, जिसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया था। मदन की मंगनी है, उसके मुंह से इतना ही निकल पाया था। जी बिल्कुल, कल शाम को वह मेरे नाम लिख दी जाएगी। तुम तो रुकोगी नहीं, तुम आज चली जाओगी। मदन ने उसकी आंखों में झांकते हुए उसे कहा तो उसका मुंह देखने लगी। अरे बेटा, उसे क्या पूछते हो? यह तो मेरी सहेली की लड़की है, वह जरूर आएगी। क्यों नहीं आएगी, मेरे साथ ही आएगी। घर तो हम 3-4 दिन के बाद जाएंगे। तुम्हारी मंगनी बहुत जरूरी है, इससे बढ़कर और ज्यादा कोई खुशी नहीं। तुम्हारे जगदीश अंकल भी आ रहे हैं तुम्हारी मंगनी में। सरिता देवी ने उसे कहा तो वह मुस्कुरा दिया। मानवी भी उसे देखकर रह गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, आंखें आंसुओं से भरने लगी। लेकिन वह किसी के सामने खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहती थी, इसलिए एक झटके से खड़ी हुई, दौड़कर कमरे की तरफ गई, दरवाजा बंद किया, एकदम से पलंग पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। मैं समझी थी तुम्हारी मोहब्बत हर कदम पर मेरे साथ रहेगी, लेकिन तुमने मुझसे इतना बड़ा धोखा किया। मुझसे दिल लगाया और जिंदगी में किसी और को शामिल करने जा रहे हो। मदन, मैं तुम्हें कभी इस बात के लिए माफ नहीं करूंगी। काफी देर तक रोने के बाद भी उसका दिल हल्का नहीं हो रहा था। उसने खुद से बातें की। मानवी बेटा, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी आंटी हूँ। उसने एकदम से आईने में अपनी आंखें देखी जो बहुत ज्यादा सूजी हुई दिखाई दे रही थी। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है? उन्होंने उसका चेहरा अपनी तरफ किया तो उसने हंसते हुए बहाना बनाया। आंटी, ना जाने अचानक से एलर्जी हो गई है मुझे, अक्सर यह हो जाती है, आंखें सूआ जाती है। उसने मुस्कुराकर कहा तो आंटी ने सुकून का सांस लिया। बेटा, यह मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई हूँ। यह तुम्हारी साधना आंटी ने सबको बनाकर दिए हैं। उनके इकलौते बेटे की मंगनी है, इसलिए उन्होंने कहा था कि सबको यह कपड़ा तुम दे देना। कल सब एक जैसे कपड़े पहनेंगे। आगे बढ़कर उसे वह कपड़ा थमाती कमरे से निकल गई। उसने एकदम से वह कपड़ा उठाकर पलंग पर फेंक दिया। सारी रात बैठकर करवटें बदलती गई और सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने मदन को दर्पण के साथ गाड़ी में जाते हुए देखा। यह मंजर उसके दिल में छुरा सा लगा और वहीं पूरा दिन अपने कमरे में बैठी रही। दर्पण के साथ हाथों में हाथ डालकर जाते हुए, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तुमने दिल मेरे साथ लगाया था। तुम एक नंबर के फ्रॉड हो, फ्रॉड इंसान। मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। उसने रोते हुए अपने आंसू साफ किए। उसका दिल बिल्कुल खाली हो चुका था, ऐसे जैसे मुर्दा हो गया हो। अरे बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो। सरिता देवी अंदर आई तो उनके साथ 2 लड़कियां और भी थी। उन्होंने अंदर आकर उसे कहा तो वह चौंक गई। मुझे तैयार होना है, बस कपड़े ही तो बदलने हैं। अरे नहीं, सारी लड़कियों के लिए ब्यूटिशियन बुलाई गई है, सब तैयार हो चुकी है, तुम बाकी हो। जल्दी से कपड़े बदल लो ताकि तुम्हें भी तैयार कर दिया जाए। इतने भड़कीले कपड़े नहीं पहनूंगी, मेरी मंगनी थोड़ी है, यह तो दर्पण को पहनना चाहिए। उसने जब ड्रेस निकाल कर देखा तो हैरानी से अपनी माँ से पूछने लगी, दर्पण का ड्रेस भी दूसरा है और बाकी सबका एक जैसा है,
अब तुम्हें यह पहनना ही पड़ेगा। उन्होंने एकदम से उसे बाथरूम में धक्का दिया तो वह जल्दी से तैयार होकर बाहर निकली। ब्यूटीशियन अब उसे तैयार करने लगी। जैसे ही उसने आईने में अपने आप को देखा तो उस पल जैसे किसी दुल्हन का चेहरा नजर आया था। वह ब्यूटीशियन पर भड़क उठी। तुमने मेरा मेकअप किस तरह का किया है? क्या मैं दुल्हन हूँ? तभी सरिता देवी अंदर आई। उसकी नजर उतारने लगी और कहा, बेटा एक शब्द भी कुछ मत कहो, जल्दी चलो, देर हो रही है, मुहूर्त निकला जा रहा है, घर के सभी लोग चले गए हैं, बस हम ही बाकी है, हमें निकलना चाहिए। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, अब जल्दी से नीचे आ जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यह कहते के साथ सरिता देवी वहां से चली गई और काफी देर तक वहीं बैठी रही और हिम्मत की कहा, किसी भी कीमत पर मुझे उसे अभी कुछ नहीं बताना, उसे सरप्राइज देना है। मैं उसकी मोहब्बत में अब तक तड़प रही हूँ और उसे किसी और का होते नहीं देख सकती। वह एक घमंड से उठ खड़ी हुई और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अरे वाह, क्यों बैठी हो मानवी, इधर आ जाओ, तुम्हारी जगह इधर है। उसने अपनी साधना आंटी की बात सुनते ही चौंक कर स्टेज की तरफ देखा तो मदन उसे देखकर बेहद मुस्कुरा रहा था। उसने मदन के बराबर में बैठने का कह रहे थे, पर यह तो दर्पण की जगह है, मैं यहाँ कैसे बैठ सकती हूँ? तभी उसे सामने से एक और दूल्हा नजर आया जो शायद दीपाली दीदी का देवर था। उसने एकदम से खड़े होकर मदन से कहा तो वहाँ मौजूद सारे लोग उसे देखकर हंसने लगे। ओके, यह तुम्हारे लिए सरप्राइज था और तुम्हारे साथ हम लोग प्रैंक करना चाहते थे। मानवी भाभी देख नहीं रही, आपका कपड़ा और मदन भाई का कपड़ा एक जैसे ही रंग का है। हरी ने जैसे ही आगे बढ़कर उसे समझाया तो वह हैरान हुई, उसे देखती रह गई। आ जाओ, अब क्या सोच रही हो और रो क्यों रही हो? प्लीज, अब नहीं, बहुत दिनों से रुला दिया, अब और ज्यादा दुख नहीं दे सकता। मदन ने एकदम से आगे बढ़कर उसका हाथ थामा तो वह खाली खाली निगाहों से उसे देखने लगी। मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे ही करता रहूंगा। तुमने यह सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा? उसने उसका हाथ पकड़कर चूमा। उसे यह सब कुछ सपने की तरह लग रहा था। आप आईने में देख लो, बिल्कुल मेरी दुल्हन लग रही हो, मेरी नजर से देखो को तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई दे रही है और उसने तुम्हारे पूरे बदन को खूबसूरत बना दिया है। मदन ने झुककर उसके कान में धीरे से कहा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने नाम की अंगूठी पहना दी। साथ में दर्पण और रंजन ने भी एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। मदन से ज्यादा खुश रंजन दिखाई दे रहा था। उसे उसकी मनपसंद दुल्हन मिल रही थी। दर्पण ने भी चुपचाप रंजन के नाम की अंगूठी पहन ली थी। आपने मुझे बहुत तंग किया, मेरा तो सांस ही रुक गया। आपके नाम के साथ दर्पण को जोड़ने का सुनकर उसने एकदम से शिकायत की तो मदन हंस पड़ा। मैं हूं ना तुम्हारे हर एक दुख का छुटकारा करने के लिए। उसने मोहब्बत की निगाहों से उसे देखा था। वह नजरें झुका गई। तुमने यह सोचा भी कैसे कि मदन अपनी दुल्हन अपनी मानवी को बीच राह में छोड़ देगा? वह भरपूर खुशी अंदाज में उसे अपनी नजरों के बहाव में लेकर देखने लगा। गलती हो गई मुझसे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मानवी ने एकदम से कान पकड़े तो मदन के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसने मानवी का हाथ थामे अपने हाथों में थामकर अपनी मोहब्बत की पहली सबूत दी थी। वह दोनों उस वक्त बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर बाद ही एक और धमाका हुआ। नानी आंटी का कहना था कि अब सगाई तो हो गई लेकिन शादी भी इसी फंक्शन में हो जानी चाहिए। सभी परिवार इसमें शामिल है और जिसके शादी में गए थे दर्पण और रंजन की, उसकी मंडप में मानवी और मदन की शादी हो गई। और सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब दर्पण की दीपाली के देवर से शादी हुई, क्योंकि दीपाली का देवर रंजन उससे बहुत प्यार करता था और उसने अपने बड़े भाई की शादी में ही दर्पण का हाथ मांग लिया था और दर्पण के माता पिता ने झट से स्वीकार कर लिया था। बेशक दर्पण मदन से मोहब्बत करती थी लेकिन रंजन भी दर्पण के टक्कर का था। दर्पण कभी अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकती थी, इसलिए दर्पण ने रंजन से शादी कर ली। मानवी और मदन का रिश्ता होने दिया क्योंकि मदन उससे प्यार नहीं करता था और यह बात दर्पण को काफी अच्छे से पता था। एक तरफा मोहब्बत कभी भी फलता नहीं है,
इसलिए उसने सही फैसला लिया और मानवी और मदन को एक होते देख खुश हुई। आज मानवी की सुहागरात थी। वह बहुत घबरा रही थी। मदन उसको सेज पर बैठे देख बिखर सा गया था। उसे समझ नहीं आ रही थी। उसकी मोहब्बत उसके सामने थी। वह शुरुआत कहाँ से करे। तभी मानवी ने उसे पीछे से बाहों में भरकर सॉरी बोला तो उसके तन बदन के ज्वालामुखी को छेड़ दिया था और मानवी को अपने आगे करता वह पगला हुआ था। अगर इंसान को मनपसंद चीज मिल जाए और वह उसके सामने हो तो उसकी खुशी दुगनी हो जाती है। मानवी के तन से उसके दुपट्टे को अलग करता, उसको हर पर्दे से आजाद करता, खुद भी बेपर्दा होता। दोनों अपनी मोहब्बत के छाव में खो गए। सिर्फ कमरे में मानवी की सिसकियां और आहें गूंज रही थी। रात भर वह इसके समंदर में गोते लगाते रहे। ना तो मानवी सोई ना मदन सो पाया था। सुबह जब साधना देवी दरवाजा खटखटाया तो हड़बड़ाकर उठ बैठे। बिन कपड़ों के मदन ने अंदर से ही आवाज दी, माँ थोड़ी देर दे दो, मैं फ्रेश होकर बाहर आता हूँ। मानवी को सोता ही बाथरूम में उठाकर ले गया। दोनों जल्दी से नहाकर बाहर जाना चाहते थे। मानवी बिन कपड़ों के बाथरूम के शीशे में देखकर खुद को शर्मा गई, लेकिन मदन तो ऐसे मद्दोश हुआ। मानवी को शीशे में देखने की फुर्सत ना दी और फिर से उसके ऊपर अपनी मोहब्बत की बरसात कर दी और जल्दी से बाथरूम से बाहर आए। रात के मोहब्बत को पाकर वह बहुत ज्यादा निखर गई थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा, परिवार के सभी के पैर छुए। नाश्ते की टेबल पर विजमान हुए। सभी हंसी खुशी उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। 2 दिन के बाद दर्पण अपने पति के साथ मायके आई तो मानवी ने उसके सुहागरात के बारे में उससे बात की तो वह मुस्कुराहट और सारी कहानी खोल कर रख दी। उसने कहा कि जब रंजन ने मेरा घूंघट उठाया तो मैं घबरा गई थी, लेकिन रंजन मुझे देखकर पागल हुआ था। ना जाने कब से वह मेरे लिए इतनी मोहब्बत लेकर बैठा था। मुझे हंसने और सांस लेने की फुर्सत ना दी और सारी रात इसके समंदर में गोते लगाते रहे। उसने मेरा घूंघट उठाते ही मेरे तन से सारे कपड़े एक एक करके अलग करता गया। ब्लाउज को तो उसने 2 हिस्सों में कर दिया था क्योंकि एन टाइम पर ही ब्लाउज का जिप खराब हो गया था। उसके बाद मुझे देखकर ही पागल होता। उसने आधी रात तक तो बस मुझे चूमता ही रहा। उसका इस तरह का पागलपन देखकर तो मैं खुद पागल सी हो गई। कब मैं उसका साथ देने लगी मुझे खुद पता नहीं चला। बस यूं ही सुबह हो गई। दर्पण, तुम तो मुझसे भी ज्यादा छुपी रुस्तम निकली। प्यार का नाटक किसी और से करती रही और सुहागरात किसी और के साथ। मानवी ने उसे एक आंख दबाकर कहा तो वह भी हंसती। शायद मानवी, मेरा प्यार रंजन ही था। एक तरफा प्यार कभी प्यार नहीं होता, इसलिए मैं पीछे हट गई थी और जो मुझे मिला शायद मदन से भी ज्यादा अच्छा है। दर्पण भी अपना एक आंख दबाती यह सब कह गई। यह थी मानवी और मदन की प्रेम कहानी और दर्पण और रंजन की शादीशुदा जिंदगी की कहानी। और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।